मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका। हम अपनी पाठ्य पुस्तक श्रुति से पाठ 9 का अध्ययन कर रहे थे, जिनका हमने नागार्जुन का जीवन परिचय पढ़ लिया था और उनकी एक कविता कल और आज हमने पढ़ ली थी। कल और आज जो कविता है, इसमें कवि नागार्जुन ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय हमें करवाया। इसमें कवि ने कल और आज कविता में कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से अपने सामाजिक जीवन के दो पक्षों को उद्घाटित किया है कि जिसमें ग्रीष्म तो जो प्रकृति का जो दृश्य है वो हमें खुश नहीं रखता है, हम उसमें बेचैन हो जाते हैं। और वर्षा ऋतु है, उसमें सुशासन का प्रतीक बताया गया है। तो इसमें कवि नागार्जुन की जो प्रगतिशील विचारधारा को भी व्यक्त करती है कि हमें संकटग्रस्त जीवन में क्या है। ये जो कल और आज कविता है, जो पहली है जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है, ये हमारे संकटग्रस्त जीवन का प्रतीक है। और इस कल और जो आज कविता है, इसके माध्यम से कवि ने हमें बताया कि हमें हमेशा समय सदा गतिशील रहता है, इसलिए हमें संकट के समय तो हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और जो और यदि हमें हमारे अच्छा समय रहे तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें दोनों को एक समान ग्रहण करना चाहिए। और कल और आज कविता में मैं वापस रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा कि इस वर्षा ऋतु के आगमन से जो पहले है, भीषण गर्मी के कारण आकाश है वो सूना दिखाई देता है। उसमें किसान है वो हताश रहते हैं और वो प्रकृति को कोसते हैं। और वर्षा ऋतु की जो सूचना देने वाली जो गौरैया है वो मिट्टी में नहाती है। जो मेंढक है वो आकाश में वो सॉरी धरती में छिपे हुए रहते हैं। आसमान है वो उदास और बदन रहता है। इसमें हमें भीषण ग्रीष्म ऋतु का पता लग रहा है। और दूसरी में वर्षा ऋतु के आने से ही जो प्रकृति का जो सारे दृश्य है वो बदल जाता है। जो अब तक जो बदरंग था, आसमान सूना था, फीका था, वह आसमान है वो खुशहाल हो जाता है। और जो वर्षा ऋतु है वह अपनी बूंदें बरसाती है, झिंगुरों की जो शहनाई है वो अविराम चलती है। मोर है वो वर्षा ऋतु के आगमन से नाचते दिखाई देने लग जाते हैं। और जो धूप है उनकी जो ऐसे लगता है कि उनको शिराओं में जैसे जान आ गई है, यानी जो भीषण गर्मी के कारण जो धूप थी वो सूखी भी पड़ी थी। ऐसे लगता है कि उनमें भी रक्त संचार होने लग गया है। और जो वर्षा ऋतु है वो है आने से ऐसा लगता है जैसे ग्रीष्म ऋतु ने अपना लाव लश्कर समेट कर चली गई है। इसमें इस कविता में हमने कल और आज कविता में इसका अध्ययन किया था। अब हम उषा की लाली कविता पढ़ते हैं। उषा की लाली देखिए, उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली, उषा की लाली से मतलब क्या है? उषा का मतलब क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश है ना, उषा जो वो दिन वो जो सुबह का जो प्रकाश होता है वो कहते हैं कि अभी दिन का है। उषा यानी प्रातःकालीन जो सूर्य की वो होती है ना लालिमा। अभी कवि कह रहे हैं उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि अभी दिन का प्रकाश नहीं खिला है, यानी पूर्ण संपूर्ण है वो दिन नहीं निकला है। फिर भी जो पर्वत हैं उनके हिम से जो मंडित हैं, चोटियां हैं, उन पर उषा की लाली पड़ने से वो अभी से ही सुनहले रंग में हिमगिरी के कनक शिखर तो जो जैसे ही सुनहले रंग में दिखाई देने लग रही है। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी यानी हिमालय, कि हिमालय के और कनक शिखर यानी सुनहरे रंग वाली, सोना जैसे लगती है, कनक यानी सोना होता है, तो सुनहरे रंग वाली किरणों जो चोटियां हैं वो कैसे लगती है? सोने के समान लगती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि
प्रकाश नहीं फैला है, और जो फिर भी पर्वतों के जो हिम से जो मंडित चोटियां हैं वह उषा की लाली पड़ने से अभी से ही सुनहले रंग में निकली सी दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया ऐपलक कवि। ऐपलक यानी बिना रोके हुए, एकटक देखना जिसे कहते हैं अपन। शिशु रवि यानी शिशु के जैसा छोटा सूर्य, कि जब प्रातःकालीन जब सूर्य निकलता है तो जैसे छोटा सूर्य होता है, उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि आगे बढ़ा शिशु रवि, कि जब प्रातःकाल होता है और जैसे ही छोटा जो सूर्य है वो आकाश में आगे बढ़ता है, बदली छवि, जो प्रकृति का जो सारा दृश्य है वो बदल जाता है। देखता रह गया अपलक कवि, क्योंकि जो प्रातःकालीन का जो दृश्य होता है वह बड़ा रोमांचक होता है। जो सूर्य की जो सुनहली किरणें जब आकाश में पड़ती है तो कवि क्या है, उस रंग को आश्चर्यचकित देखता रहता है। देखता रह गया अपलक कवि, और कवि आश्चर्यचकित होकर क्या कह गया, उस दृश्य को एकटक देखता ही रह गया। कौन सा दृश्य? प्रातःकालीन। हाँ, कि जैसे ही छोटा सूर्य, शिशु रवि यानी छोटा सूर्य आकाश में जब आगे बढ़ा तो प्रकृति का दृश्य है वो बदल गया, और प्रातःकालीन इस रोमांचक दृश्य को के सामने कवि है वो आश्चर्यचकित होकर उसे एकटक होकर देखता ही रह गया। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर। कवि के मन में, कवि नागार्जुन के मन में यह डर था कि यह जो प्राकृतिक दृश्य है, यह अद्भुत दृश्य है, वह कहीं अदृश्य न हो जाए, क्योंकि खो न जाए। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य है वो ऊपर की ओर आता है, यानी और निकलता रहता है, उसकी छवि में निरंतर क्या है, परिवर्तन होता जाता है। वो पहले जैसा जो लालिमा लिए होता वैसे नहीं होता, उसका प्रकाश है वो बदलता रहता है। तो कवि कह रहे हैं, डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर। कवि के मन में यह डर था कि ऐसा जो प्राकृतिक दृश्य है वह कहीं अदृश्य न हो जाए, कहीं खो न जाए। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य आकाश में आगे बढ़ता है, उस जो उषाकालीन रंगों का जो रंग है वह परिवर्तन होता जाता है, और कभी यह नहीं चाहता कि ऐसा अनूठा दृश्य शीघ्र ही लुप्त हो जाए। क्योंकि यह जो प्रकाश का अद्भुत नजारा है वह जादू के खेल जैसा लगता है। उषा की लाली में पर भले ही उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली में यानी सुबह की जो उषा की जो प्रातःकालीन लाली है, उसके पड़ने से जो पर्वतों के शिखर है वह बड़े सुहावने लग रहे थे। उनका भले हो उठे निखर, उनका रूप है वो निखर गया था। कैसे निखर गया था कि जो सूर्य की जो सुनहली किरणें उन पर पड़ी तो वो उनके जो पर्वतों के जो बर्फ से ढके हुए थे वो कैसे लगने लगे, सोने के समान लगने लगे, और वह उनका रूप है वो निखर उठा, वह सोने जैसे लगने लग गए और कवि के मन को मुग्ध कर दिया। तो कवि कह रहे हैं कि उषा की लाली में भले हो उठे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। कि उषा की लाली पर्वतों के पड़ने से उनके जो शिखर थे वो सुहाने लग रहे थे और वे सोने के जैसे चमकने लगे, और वो कवि को क्या कर रहे थे, मुग्ध कर रहे थे। तब कवि चाहते थे कि यह जो छवि है सूर्य की वह कहीं बदल ना जाए, यह प्राकृतिक दृश्य है वो कहीं बदल ना जाए। तो ये अपनी जो उषा की लाली है ये कविता यहाँ पर खत्म हो गई है। अब अपन अभ्यास प्रश्न से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? कबूतर, गौरैया, झिंगुर और मेंढक। क्या होगा? गौरैया। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? मैथिली, अवधी, बांग्ला, ब्रज भाषा। मैथिली, मैथिली सही आंसर होगा इसका, लगा लीजिए। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उषा की लाली
कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो अपन उत्तर देंगे जब कैसे लिखेंगे कि उषा की लाली कविता में प्रातःकालीन प्रातःकालीन हाँ वर्णन प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन हुआ है, प्रातःकाल का वर्णन हुआ है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? हाँ, खेतों की मिट्टी भीषण गर्मी के कारण पथराई हुई थी और वह पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? कवि ने आसमान को बदरंग इसलिए बताया है क्योंकि धूप व धूल के कारण आसमान है वो कैसा हो गया था? बदरंग हो गया था। आसमान में धूल छा जाने से उसका जो रंग है वो परिवर्तन हो गया था। इस कारण कवि ने आसमान को बदरंग बताया है। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को यह डर लग रहा था कि यह प्राकृतिक दृश्य है वह कहीं बदल नहीं जाए, क्योंकि वह इस जो सूर्य की सुबह की जो किरणें थी, उषा काल की जो किरणें थी, वह हिमगिरी पर यानी हिमालय पर पड़ने से उसके जो शिखर थे वो सोने के समान लग रहे थे और कवि के मन को बहुत आनंदित कर रहे थे। तो उनको यह मन लग रहा था कि यह सुनहरा दृश्य कहीं खो न जाए, कि उसकी सुंदरता वह कहीं नष्ट न हो जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? हाँ, कविता उषा की लाली में हिमगिरी हिमालय को कहा गया है। लघुतात्मक प्रश्न देखिए, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? वर्षा ऋतु की हमने पढ़ा था ना पहले, तो कल और आज कविता में पहले पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु का, फिर हमने पढ़ा था किसका? वर्षा ऋतु का। तो वर्षा ऋतु के आने से जो कविता का जो व्याख्या है वो ही उसमें आ जाएगी कि ऐसे लग रहा था कि आसमान में तंबू तन गया है और वर्षा ऋतु है वह अपनी पायल को बजा रही है। यानी जब वर्षा ऋतु के आगमन से जो बूंदे गिरती है तो ऐसा लगता था कि कोई नायिका है वो अपनी पायल को थमका रही है और घुंघरू की शहनाई है वो अविराम हाँ लगातार चलती रही थी। जो ऐसे लगता था कि वो शहनाई बजा रहे हैं। मोर है वो नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं और जो दूब की झुलसी शिराओं में ऐसे लगता है कि जान आ गई है, यानी उनमें लगता है कि उनमें रक्त संचार फिर से होने लग गया है और ऐसा लगता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो अपने उसको लाव लश्कर को समेट कर चली गई है। फिर उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो उषा की लाली शिल्प सौंदर्य क्या है कि इसमें सटीक शब्दावली का प्रयोग किया गया है और इनके शब्द चित्र है वो सजोने में कवि नागार्जुन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कुशल भाषा का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। निबंधात्मक प्रश्न, उषा कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो कल और आज कविता का मूल भाव है क्या है कि इस दो ऋतुओं के माध्यम से कवि नागार्जुन ने सामाजिक जीवन के दो पक्ष को उद्घाटित किया है कि जो भीषण गर्मी के कारण जो किसान हताश निराश रहते हैं वह वर्षा ऋतु के आने से उनमें क्या होता है, ऐसे लगता है कि उनमें फिर से जान आ गई है। तो इस प्रकार ये मूल भाव ही आ जाएगा कि सामाजिक जीवन के दो पक्ष प्रस्तुत किए इस तरीके से। और ऐसे ही आगे है, कभी आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्य को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो आप भी प्रकृति के दृश्य को देखते होंगे ना, देखते होंगे क्या? तो किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित होता है? यानी आपने भी कहीं का भ्रमण किया हो, जैसे मान लो हरिद्वार का कि कोई उत्तराखंड का कि कहीं भी, तो उनका दृश्य को देखकर आपको क्या लगता है वह अपने शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसमें प्रसंग भी लिखना है और उनकी व्याख्या भी करनी है तय और भय की। फिर भी इसमें से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कविता में किस समय का वर्णन हुआ है, उषा की लाली में किस समय का वर्णन हुआ है? सूर्योदय होने के समय का वर्णन हुआ है उषा की लाली में।
उषा की लाली में सूर्योदय होने के समय का वर्णन हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में मेंढक कहाँ रहते हैं? छोटे छोटे प्रश्न है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में मेंढक धरती में छिपे रहते हैं। क्यों छिपे रहते हैं? भीषण गर्मी के कारण। तंबू तानने से क्या आशय है? तंबू आया था ना, ऐसे लगता है कि तंबू छा जाना। हाँ, आकाश में बादलों का छा जाना। तंबू तानने से यह आशय है कि आकाश में बादलों का छा जाना। पावस रानी किसे कहा गया है? पावस रानी, हाँ, वर्षा ऋतु को कहा गया है। आज इधर पढ़ा था ना हमने, चमका रही है पावस रानी, वर्षा ऋतु को कहा गया है पावस रानी। अच्छा, कौन नाचते थिरकते दिखाई देते हैं? हाँ, कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में। कवि किसे अपलक देखता रह गया? वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। हाँ, प्रातः काल में सूर्योदय होने के समय को कवि यानी उषा काल की जो बदलती छवि को कवि क्या करता रह गया? अपलक देखता रह गया। आज अपने यह छोटे छोटे प्रश्न और उषा की लाली ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए, ध्रुवी।